हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम यहाँ पर लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी यानी कि क्रिस्टलोग्राफी का जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्रिस्टलोग्राफी के इस लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर 3 तरीके के प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया था, यानी कि 3 सिमेट्री के बारे में बताया था, जिनमें से सबसे पहला था वो था आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि क्रिस्टल में सिमेट्री कैसे होती है, तो उसमें सब पहला POS, दूसरा था जिसे हम क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, और तीसरा जिसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे वो है आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की साथ साथ बाकी जितने भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में देखें, तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत जनरली यहाँ पर ऐसे प्लेन लिए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, उस क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं आप उसको। ठीक है, तो ऐसे समय में उसको 2 बराबर पार्ट में रोटेशन एक्सिस से अगर डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहीं पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्यूब के या अगर देखा जाए सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ क्यूबिकल सिस्टम में होती है, तो सेंटर से बाकी जो फेसेज होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उनकी जो इक्वल डिस्टेंसेज होती है उसके बेसिस पर हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसा कि मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको इससे पहले बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी के नियम। ठीक है, जिसमें से पहला है वो है लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, दूसरा है लॉज ऑफ रेशनल इंडिसेज, और तीसरा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। यानी कि इसमें टोटल क्रिस्टलोग्राफी जो है आपका वो 3 फंडामेंटल लॉज पर बेस्ड है। 3 फंडामेंटल लॉज, इसमें कितने हैं टोटल, बेस्ड ऑन crystallography is based on 3 fundamental लॉज। ठीक है, कितने पे बेस्ड है, 3 फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है, जिनमें से सबसे पहला है वो है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। नंबर 2 है जिसे हम कहते हैं यहां पर लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, और थर्ड है यहां पे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये आपके टोटल कितने यहाँ पे 3 है, जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ यहाँ पे इंटरफेसियल एंगल्स के बारे में। तो जनरली अगर हम देखें तो दिस लॉ स्टेट्स दैट एंगल बिटवीन एडजेसेंट करस्पॉन्डिंग फेसेज इज इंटरफेसियल एंगल्स ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अगर हम इंटरफेसियल एंगल की बात करें तो इंटरफेसियल एंगल होता क्या है,
इसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन एडजेसेंट करस्पॉन्डिंग फेसेज। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल किसे कहते हैं? एंगल बिटवीन एडजेसेंट करस्पॉन्डिंग फेसेस। ठीक है, यानी कि दो फेस हैं और उन दोनों फेस के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स का नाम देते हैं। तो एंगल बिटवीन एडजेसेंट करस्पॉन्डिंग फेस को हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। और किसी क्रिस्टल का इंटरफेशियल जो एंगल होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि होता है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंटरफेशियल एंगल, IFA में लिख रहा हूं, इंटरफेशियल एंगल ऑफ द क्रिस्टल of a particular substance remains constant। यानी कि क्या होता है? अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस का इंटरफेशियल एंगल देखें तो इस नियम के अनुसार वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड नहीं करता? शेप, साइज और क्रिस्टल के ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ different shapes and sizes and growth of crystals। ठीक है, इसके इन स्पाइट ये क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें द साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जो साइज और शेप होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? साइज एंड शेप डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्टलाइजेशन के कंडीशन पर डिपेंड करता है। और इस नियम को हम जनरली स्टेनोज लॉ भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टेनोज लॉ, ऑल्सो नोन एज स्टेनोज लॉ। इसे हम स्टेनोज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो इंटरफेशियल एंगल है वो कांस्टेंट है। किसके लिए? यहाँ पर सभी क्रिस्टल सिस्टम के लिए यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग फेस आप बोलते हैं, लेकिन इसको दिखाने का कुछ तरीका इस तरीके से है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये इंटरफेशियल है, यानी कि दो फेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम इंटरफेशियल कहते हैं। सपोज दैट क्रिस्टल कुछ इस तरीके से है, तो ये जो एंगल है ये इसका क्या है? इंटरफेशियल एंगल है। सपोज दैट क्रिस्टल कुछ इस तरीके से है, तो ये जो एंगल है इसको इंटरफेशियल एंगल का नाम देंगे। यानी कि दो फेसेज के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? डिफरेंट शेप्स और साइज होने के बावजूद भी सबका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लॉज ऑफ रेशनल इंडिसेज की बात करें, अगला है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। अभी तक हमने लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में सबसे पहला पढ़ा है जिसका नाम है यहाँ पर कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, यहाँ पे वो है इंडिसेज का लॉ है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज।
सेकेंड, रेशनल इंडिसेज। अगर हम रेशनल इंडिसेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ डिफरेंट फेसेज ऑफ अ क्रिस्टल with the three axes are constant, ठीक है, and can be expressed by a rational number that the intercept of any face of a crystal along the crystallographic axis are either equal to unit intercepts or some simple whole number, ठीक है, of them multiply of them। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो ऑफ डिफरेंट इंटरसेप्ट ऑफ डिफरेंट फेसेज ऑफ अ क्रिस्टल, रेशियो ऑफ intercept of different faces of crystal unit, different faces of a crystal unit with the three axes of crystal unit with the थ्री एक्सेस, यानी कि जिसके कितने एक्सेस हों, तीन एक्सेस हों, विद द थ्री एक्सेस और कांस्टेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस का नाम देते हैं। यानी कि अगर डिफरेंट फेस के जो इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट का मतलब उनको कट करने वाली जो लाइंस हैं, और ये जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका जो रेशियो बनेगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना है क्रिस्टल जो है वो 3 एक्सेस का होना चाहिए, यानी कि 3D होना चाहिए, ठीक है। और इनको जनरली हम सिंपल या होल नंबर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सिंपल या होल नंबर में इनको हम जनरली लिखते हैं। और इसे हम इंडिसेज का भी नाम देते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, वीज इंडिसेज का नाम देते हैं, ठीक है, वीज इंडिसेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आपका, वो है आपका यहां पर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। अगला है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। थर्ड है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। अगर हम कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all crystals of a substance have the same element of symmetry, is plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry। यानी कि all crystal of a substance, all crystals of a substance, अगर देखा जाए एक ही सब्सटेंस के कितने भी क्रिस्टल्स आप बनाएं तो have the same element of symmetry, have the same element of symmetry। इसमें कैसी पाई जाती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है मिलर इंडिसेज, ठीक है। क्या है अगला, मिलर इंडिसेज। मिलर इंडिसेज मिलर इंडिसेज या जिसे हम क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक का नाम देते हैं।
तो जनरली जो मिलर इंडिसेज होते हैं, प्लेन्स इन क्रिस्टल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ इंटीजर्स नोन एज मिलर इंडिसेज, यानी कि जो प्लेन इन क्रिस्टल्स होते हैं, प्लेन्स इन क्रिस्टल्स, प्लेन्स इन crystals are described by integers, planes in crystals are described by integers, और जनरली इन इंटीजर्स को हम h, k, l के नाम से जानते हैं, ठीक है। किससे जानते हैं? स्मॉल h, स्मॉल k एंड स्मॉल l, नोन एज मिलर इंडिसेज। इन्हें हम क्या कहते हैं? मिलर इंडिसेज कहते हैं। यानी कि किसी भी क्रिस्टल का जो प्लेन है वो मिलर इंडिसेज द्वारा बताया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मिलर इंडिसेज के बारे में देखें, जैसे कि h की अगर हम बात करें तो h इक्वल टू होता है a upon intercept of the plane along x axis, a upon intercept of the plane along x axis, ठीक है। ये क्या होगा? a upon intercept of the plane along x axis, जहां पर a क्या है? पैरामीट्रल प्लेन है। क्या है? पैरामीट्रल प्लेन है। h के बाद आपका k है, तो यहाँ पे हम इसको b लिखेंगे, और यहाँ पे along किसके लेंगे इंटरसेप्ट? y एक्सिस, along y एक्सिस इंटरसेप्ट लेंगे। k के बाद अगला है l, जिसमें हम यहाँ पे c लिखेंगे, और यहाँ पे along z एक्सिस इंटरसेप्ट लेंगे। तो h k l, जिसे हम जनरली मिलर इंडिसेज के नाम से जानते हैं, और ये मिलर इंडिसेज प्लेन्स इन क्रिस्टल्स को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि क्रिस्टल में जो तल होती हैं उनको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इन क्रिस्टल्स की प्लेन्स को देखें तो उसको हम मिलर इंडिसेज के फॉर्म में अलग अलग फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। एच के एल, यहाँ पे a अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन क्रिस्टल अलोंग किसके लिए? x एक्सिस के लिए, यहाँ y एक्सिस के लिए, और यहाँ पे z एक्सिस के लिए। साथ ही साथ a b c जो हैं ये क्या है? यहाँ पे पैरामीट्रल प्लेन है, ठीक है। यानी कि क्या है? a b c जो हैं ये इंटरसेप्ट्स हैं की वैल्यू है, ठीक है। वो भी किसके अकॉर्डिंग? x y और z एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, वो है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। नेक्स्ट हेडिंग स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। एंड यूनिट सेल। तो जनरली अगर हम स्पेस लैटिस की बात करें तो क्रिस्टल के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि स्पेस लैटिस समझने से पहले क्रिस्टल को समझना जरूरी है, और क्रिस्टल के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टल इज अ होमोजीनस पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये कैसा होता है? क्रिस्टल जनरली क्या होता है? होमोजीनस पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। होमोजीनस पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का होमोजीनस पोर्शन होता है, यानी कि समांगी भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल का नाम देते हैं। और जनरली इसमें अगर देखा जाए तो कंपोज्ड ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, यानी कि ये किसके बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ
regular pattern of composed of regular pattern of structural units, और इन्हें हम क्या नाम देते हैं? रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिन्हें हम नाम देते हैं आयंस, कॉमा एटम्स, या फिर इसके जगह हम मॉलिक्यूल्स को नाम दे सकते हैं। ठीक है, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है वो क्या है? होमोजेनियस पोर्शन है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, और जनरली कंपोज होते हैं रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स का, जिसमें हम जनरली आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेते हैं। रेगुलर पैटर्न का मतलब एक निश्चित इंटरवल के बाद, यानी कि अगर देखा जाए तो इनका जो पैटर्न होता है मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का या एटम्स के अरेंजमेंट का या आयंस के अरेंजमेंट का, वो एक फिक्स होता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखें तो ऐसा करने से डेफिनिट एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि बाय प्लेन सरफेस, यानी कि इसमें प्लेन सरफेसेज मेकिंग डेफिनिट एंगल्स, यानी कि इसमें क्या होता है? ये जो प्लेन सरफेसेज होते हैं जहां पर स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनी होती हैं, ये क्या बनाती हैं? डेफिनिट एंगल्स बनाती हैं, और जिससे कि रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म यहाँ पर मिलता है। रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म यहाँ पे मिलता है। इसी के साथ साथ अगला हम यहाँ पे देखें, अ रेगुलर अरे ऑफ पॉइंट, यानी कि इन 3 डायमेंशन इज कॉमनली नोन एज स्पेस लैटिस और लैटिस। अगर स्पेस लैटिस की बात करें तो इसके अंतर्गत रेगुलर अरे ऑफ पॉइंट्स in 3 dimension is called the space lattice, या जनरली हम इसे लैटिस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि 3D डायमेंशंस में जो भी पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। Each point in a space lattice represents an atom or a group of atoms. Each point in a space lattice represents an atom or group of atoms। ठीक है, यानी कि स्पेस लैटिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी या तो एटम्स को बताते हैं या तो ग्रुप ऑफ एटम्स को बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मान लेते हैं हम क्यूबिकल एक सिस्टम बनाते हैं, तो इस क्यूबिकल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आयंस अरेंज होते हैं, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे आयंस अरेंज है, तो ये आपका क्या बनाएंगे कि रेगुलर अरे बनाते हैं, रेगुलर पैटर्न बनाते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स पर या तो एटम्स या तो ग्रुप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। और इस पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो ईच पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग थ्रू आउट, यानी कि इन सभी पॉइंट्स का अपना एक आइडेंटिकल सराउंडिंग होता है चारों तरफ। ठीक है, इसलिए हमेशा इनका ग्रुप एक तरीके से अरेंजमेंट या पॉइंट क्या होता है? वो फिक्स होता है।
ठीक है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो स्पेस लैटिस तो आप समझ गए, स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट भी आपने समझा कि ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि लैटिस पॉइंट है, उनका एक आसपास की सराउंडिंग एरिया होती है जो कि फिक्स होते हैं, क्योंकि यहीं पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज दैट मॉलिक्यूल का साइज ये है, तो ये इतनी एरिया को क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। दूसरे मॉलिक्यूल का साइज ये है, तो वो इतनी एरिया को क्या करेगा, सराउंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे इसी के साथ साथ अगला है अ 3-dimensional group of lattice points which when repeated in space generates the crystal called unit cell। यानी कि जनरली जो 3-dimensional group of lattice points होता है, ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अभी तक आपने क्या पढ़ा, स्पेस लैटिस पढ़ा। अब यूनिट सेल किसे कहेंगे, तो यूनिट सेल के बारे में यहाँ पे कहा गया है अ 3-dimensional group of lattice points, a 3-dimensional group of lattice points which when repeated in space generates the crystal is called unit cell, इसे एकक कोशिका या यूनिट सेल का नाम देते हैं, एकक सेल का नाम देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं आपने एक अरेंजमेंट किया कुछ इस तरीके से, ये क्यूबिकल अरेंजमेंट है, 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट था। इसी के साथ साथ यहीं पर इसी के नीचे एक और बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अरेंजमेंट नेक्स्ट अरेंजमेंट हो गया। फिर इसी के नीचे एक नया अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक सिंगल बॉक्स जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा स्पेस वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ पे यहाँ तक पूरा, ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। और इन्हीं यूनिट सेल के मिल करके बनने से ही क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन यहीं से होता है। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा, और उन क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो इन क्रिस्टल्स को मिला करके एक नया हम क्या बना सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं। तो ये क्यूब यहाँ पे बन गया, ठीक है, एक क्यूब यहाँ बना। यानी कि एक तरीके से अगर देखें तो यूनिट सेल के मिलने से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो यूनिट सेल उस क्रिस्टल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है, यूनिट माना जाता है, ठीक है। यहीं पे यूनिट सेल को जनरली हम उनके एजेज अल्फा ए बी सी से डिनोट करते हैं। किससे, ए बी सी से डिनोट करते हैं। सपोज दैट एक यूनिट सेल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मान लो आपका एक यूनिट सेल बना, तो जनरली हम इसको इसके एजेस से डिनोट करेंगे। जैसे हम ए हो गया, बी हो गया, सी, ये इनके एजेज होते हैं, किनारे होते हैं, ठीक है। और यहीं पे यूनिट सेल्स की एक्सेस भी हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई, इधर की जो एक्सिस है ये क्या हो गई है, ये वाई एक्सिस हो गई, और इधर की जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। तो इनका जो एंगल बनता है वो भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, और ये मान लेते हैं गामा एंगल बनाते हैं। तो जनरली हम एक यूनिट सेल को, ये पूरा एक यूनिट सेल है, इसको जनरली हम एजेस द्वारा दिखाते हैं, ए बी और सी एज द्वारा दिखाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो उनके बीच का जो एंगल होता है एजेस के बीच का, वो कितना होता है, अल्फा बीटा गामा हो सकता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। स्पेस लैटिस आपने समझ लिया, यूनिट सेल समझ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में।
Types of unit cells. A unit cell is obtained by joining the lattice point, यानी कि अगर लैटिस पॉइंट की बात करें तो इस तरीके के जो पॉइंट्स आपको मैंने दिखाए थे, इन्हीं पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से ही क्या बनता है, आपका यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं को आपस में ज्वाइंट करने से यूनिट सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या थे, लैटिस पॉइंट्स थे, और इन्हीं लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया। तो जनरली अ यूनिट सेल्स इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि ये पॉइंट्स भी आप याद रखो। यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय joining the lattice points, यानी कि लैटिस पॉइंट या जालक बिंदुओं को मिला करके ही एकक सेल का निर्माण किया जाता है। जनरली अगर हम देखें तो यूनिट सेल मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है वो है, जनरली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में देखें तो मेनली कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, और इनमें से भी सबसे पहला है और वो है आपका प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक। सबसे पहला है वो है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव, जैसे हम जनरली SC का नाम देते हैं, सिंपल क्यूबिक है। दूसरा यहाँ पर वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे BCC का नाम देते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे FCC का नाम देते हैं। और चौथा है जिसे हम क्या कहते हैं, साइड सेंटर्ड। साइड सेंटर्ड क्या है, साइड सेंटर्ड। ठीक है, तो जनरली सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और क्या होता है, साइड सेंटर्ड यहाँ पे होता है। सिंपल क्यूबिक में अगर हम देखें तो एटम्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के अगर कॉर्नर्स पर, ये यूनिट सेल मान लेते हैं एक बना है आपका, ये आपका क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल के कहां पर, कॉर्नर्स पर। कहां पे, कॉर्नर्स पर अगर सिर्फ एटम्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक का नाम देते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि जनरली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हम यहाँ पे देखते हैं तो कॉर्नर और सेंटर के बीच में होता है, यानी कि अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे कॉर्नर पे भी है और सेंटर बीच में, यानी कि अगर हम इसी को BCC के फॉर्म में बनाना चाहें तो एक बीच में हम यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट ले लेंगे एकदम बीचों बीच में, तो ये हो गया BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसी के साथ साथ अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो जनरली अभी हमने ये बनाया है BCC, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स पर भी लैटिस पॉइंट है और सेंटर में भी लैटिस पॉइंट है। सिंपल क्यूबिक में फिर से बना के यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ओनली कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे अगर पॉइंट्स है सिर्फ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक का नाम देते हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक है, ओनली एट कॉर्नर्स। यहाँ पे क्या होगा, एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स। यहाँ पे क्या है, एट कॉर्नर्स
एंड सेंटर, ठीक है, एट कॉर्नर्स एंड सेंटर, ठीक है। और वहीं पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो एटम्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस फॉर ऑफ द यूनिट सेल। तो इसमें अगर हम देखें तो यूनिट सेल मैंने बनाया, ठीक है, और इस यूनिट सेल में अगर हम देखें तो कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे है, इस पॉइंट्स पे है, यहाँ भी एटम्स हैं, यहाँ भी एटम्स हैं, हर एक कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जनरली जितने फेस देख रहे हैं आप, उस फेस के सेंटर पर भी यहाँ पर एटम्स पाए जाते हैं, यानी कि ये अपर फेस है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, साइड वाला लेफ्ट साइड का फेस है तो उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, राइट वाले का सेंटर कहीं यहाँ होगा बीच में, ठीक है, सेंटर वाले का सेंटर कहीं बीच में होगा, पिछला जो था आगे वाले का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, तो नीचे वाले का सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो ये देख रहे हैं आप टोटल 6 फेसेज हैं और यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने 6 पॉइंट्स बना दिए हैं और ये क्या हो गया, अरेंजमेंट किसका है, FCC का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, यहाँ पे कैसा है, एट कॉर्नर्स है एंड सेंटर ऑफ ईच फेसेस, ठीक है, सेंटर ऑफ ईच फेसेस। इसी के साथ साथ अगला है साइड सेंटर्स, एटम्स आर अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेस इन एडिशन टू द एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन सेट ऑफ फेस, यानी कि एक ही फेस के अगर सेंटर पे हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ कॉर्नर्स पर भी हो तो इसे हम क्या कहेंगे, साइड सेंटर्ड का नाम देते हैं, साइड सेंटर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि एटम्स आर अरेंज्ड एट द, यहाँ पे अगर देखें तो एट द सेंटर ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेसेज, सेंटर ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेसेज, one set of faces in addition to the atoms, in addition to the atoms at the corner of the unit cell, at the corner of the unit cell, at the corner of the unit cell, clear। तो यहाँ पे वन सेट ऑफ फेसेस के सेंटर पर और साथ ही साथ कॉर्नर्स पे भी पाए जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइड सेंटर्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, साइड सेंटर्ड का नाम देते हैं, क्लियर। तो इसी के साथ साथ अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। अगला हेडिंग है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम्स। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम्स। एंड क्रिस्टल सिस्टम्स। तो जनरली इसके अंतर्गत अगर हम देखें, द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द लिक्विड और द मेल्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि द क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द लिक्विड, यानी कि इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय कूलिंग द लिक्विड और मेल्टेड सब्सटेंस, मेल्टेड सब्सटेंस। हमारे पास मेल्टेड सब्सटेंस भी है,
या फिर लिक्विड है, तो उन दोनों को अगर हम क्या कर दें, कूल कर दें, यानी कि उनको हम ठंडा करें, तो ऐसे समय में क्या बनेगा, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा। द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द लिक्विड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, या फिर उसका मेल्टिंग, यानी कि जो मेल्ट है, पिघली हुई फॉर्म है, उसको कूल करें। द साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये डिपेंड करता है द साइज ऑफ द क्रिस्टल depends upon the rate of cooling, यानी कि ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा अगर हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, उतना ही अच्छा हमको क्रिस्टल मिलता है। इफ कूलिंग इज कैरीड आउट स्लोली, यानी कि जनरली हम इसको धीरे धीरे कूल करें, बट ज्यादा समय तक हम इसको कूल करें, तो क्रिस्टल्स ऑफ लार्ज साइज आर ऑब्टेन्ड बिकॉज द पार्टिकल्स गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्फ इन प्रॉपर पोजीशंस, यानी कि अगर हम देखें तो क्रिस्टल की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ कूलिंग पे। धीरे धीरे हम अगर अधिक समय तक क्या करें, उसको कूल करें, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, उससे हमको जो क्रिस्टल की साइज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, लार्जर साइज मिलेगी, ठीक है। यानी कि इफ कूलिंग इज कैरीड आउट स्लोली, यानी कि धीरे धीरे क्या होती है कूलिंग, यहाँ पे कैरीड आउट होती है। क्रिस्टल्स ऑफ लार्ज साइज आर ऑब्टेन्ड। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, अगर इसका रीजन देखें कि क्यों हमें स्लोली कूलिंग करने पर क्रिस्टल्स लार्ज साइज के मिलते हैं, बड़े साइज के, बड़े आकृति के मिलते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स गेट sufficient time to arrange themselves in proper positions। अब यहाँ पे जो पोजीशंस में जो आएंगे पार्टिकल्स, उनमें एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर। एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर को डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिजॉल्व एम्ब्रियो बनेगा। डिजॉल्व एम्ब्रियो मतलब उन्हीं का एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्लस्टर का डिजॉल्व यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल बनेगा और उसके साथ साथ क्रिस्टल बनेगा। यानी कि प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से है, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व कराने पर पहले क्या बनेगा, क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर को डिजॉल्व कराएंगे, क्लस्टर को क्या कराने पर, डिजॉल्व कराने पर, क्लस्टर को डिजॉल्व कराने पर डिजॉल्व एम्ब्रियो बनेगा। डिजॉल्व एम्ब्रियो बनेगा। इसको डिजॉल्व कराने पर, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल होता है। और ये जो न्यूक्लियस है
बाद में लास्ट में फाइनली किसका निर्माण करता है? क्रिस्टल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्रिस्टल। यानी कि ये प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल के लिए। इफ लूजिंग यूनिट्स डिजॉल्व एज एम्ब्रियो एंड इफ गेनिंग यूनिट ग्रो एज अ क्रिस्टल, यानी कि अगर हम लूजिंग की बात करें तो यूनिट्स जो है डिजॉल्व एज एम्ब्रियो यानी कि क्रिस्टल डिजॉल्व हो जाएंगे, और अगर गेनिंग की बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं? क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम आपको नए लेक्चर में देंगे। थैंक यू सो मच।